अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे फिज़िक्स क्लास 12 यूनिट नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट का जो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा असाइनमेंट 15.4 एंड एग्जाम्पल 15.5 की सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले असाइनमेंट 15.4 की स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं और देन हम लोग डाटा लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास असाइनमेंट 15.4 की स्टेटमेंट गिवन है। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि 220 वोल्ट्स है, 50 हर्ट्स है और एसी सोर्स इज़ कनेक्टेड टू एन इंडक्टर। एसी सोर्स को कंडक्टर के साथ कनेक्ट किया गया है और इंडक्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया। इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है? इंडक्टर के साथ जब कनेक्ट किए तो उसकी वैल्यू है 0.2 हेनरीज और रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स। 20 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई किया जा रहा है इन सीरीज़। मतलब ये कि इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों के सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब हम लोगों ने बताना है कि करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एक्स एल। ठीक है, एक्स एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πfl होता है। तो साथ साथ हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या लिखना होता है? डाटा लिखना होता है। डाटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देन फॉर्मूला की हेडिंग देंगे, देन सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, डाटा में आपको क्या क्या गिवन है? डाटा में आपके पास वोल्टेज गिवन है जो कि कितना वोल्ट्स है? 220 वोल्ट्स है। ठीक है, 220 वोल्ट्स। देन हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्स है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंडक्टेंस गिवन है जो कि एल होता है 0.2 हेनरीज है। एच क्या शो करे? हेनरीज को शो करे, विच इज़ द यूनिट ऑफ वट, विच इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, सो नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस गिवन है जो कि कितनी है? 20 ओहम्स है, 20 ओहम्स। अब हम लोगों ने निकालना है कि करंट निकालना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे शो करते हैं? रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह शो करते हैं और इंडक्टेंस दोनों क्या लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। और हम लोगों ने बताना है कि इनमें से इस पूरे सर्किट में से करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें, हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जो है ना, सॉरी इंडक्टेंस है, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट में जो अप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, इम्पीडेंस निकालेंगे, तो इम्पीडेंस हमारे पास आएगा आर का स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, जी इज इक्वल टू आर अंडर रूट आर का स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर अगर आप तो देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है? करंट के लिए V ओवर Z होना चाहिए। ठीक है, करंट के लिए करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू V ओवर Z। अब ये ओहम्स लॉ में से फॉर्मूला निकाला गया है। ओहम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू V/R होता है। सो हम लोग जब यहाँ पर रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो कंबाइंड इफेक्ट होगा जिसको हम लोग इम्पीडेंस बोलेंगे। ठीक है, कंबाइंड मतलब ये कि जब दो चीज़ें लगी हुई हैं, रेजिस्टर या फिर इंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो दोनों के जब रेजिस्टेंस या फिर दोनों की जब अपोजिशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? इम्पीडेंस आता है, जिसको हम लोग जी से शो करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें काम क्या करना है कि हम लोगों ने V ओवर Z होगा हमारे पास, तो हम लोग I निकाल सकते हैं। तो V तो हमारे पास मालूम है। ठीक है, तो Z के लिए हम लोग क्या करेंगे? Z के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, R का स्केयर प्लस XL का स्केयर। आप क्वेश्चन में देखिए, आपके पास डाटा में R गिवन है, जी R गिवन है। अब XL नहीं गिवन। XL निकालेंगे सबसे पहले। XL इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 2πfl होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो 2 पाई है और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई क्वेश्चन में? 50 हर्ट्स दी हुई है। और एल कितना दिया हुआ है? एल हमारे पास है 0.2 हेनरीज। ठीक है, 0.2 हेनरीज, जिसको हम लोग 2/10 भी कह सकते हैं। 10 5 से 50 हो गया। इसी तरह से सबको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं। 2 पाई विच इज मल्टीप्लाइंग विथ वट? 5 विच इज मल्टीप्लाइंग विथ 2। यहाँ पास कितना आ रहा है स्टूडेंट? 62.83 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स एल कितना है? 62.83 ओहम्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको भी हम लोग यूनिट क्या शो करते हैं? ओहम्स ही शो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अब क्या करना है? सबसे पहले डाटा के सोल्यूशन की हेडिंग दे दें। ठीक है,
तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एक्सेल निकाल लिया, तो अब ये तो हमारा आधा काम हो चुका है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट करना है जेड के फॉर्मूले में पुट करना है। जेड के फॉर्मूले में आर का स्केयर है, मतलब 20 का स्केयर लेंगे और साथ में 62 का स्केयर लेंगे। ठीक है, सारी गेम कैलकुलेटर की, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देन नेक्स्ट अंडर रूट लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 20 का स्केयर निकालते हैं, फिर अंडर रूट ही ले लेते हैं और साथ में अंडर रूट जब आप लेंगे इकट्ठे तो ब्रैकेट भी लगाएंगे और 20 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा 20 का, या फिर 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसमें ऐड किसको करेंगे, ऐड करेंगे 62 मल्टीप्लाइड बाय 62। क्लियर हो गया। आप या फिर डायरेक्ट कर ले या फिर आप लोग 20 का स्केयर ले लें, 20 का स्केयर लें, 20 का स्केयर, फिर उसको ऐड करें किसमें, 62 के स्केयर में। ठीक है, यहाँ पर बटन शो नहीं हो रहे, सो दैट्स वाई इधर डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 4244 आ गया। अब 4244 का आप लोग अंडर रूट लें, 4244 का अंडर रूट लें, ये कितना आ रहा है, 65.14 आ रहा है। इसको मैं क्या लिख देती हूँ डायरेक्ट, 65.14, और ये क्या हो जाएगा, ओहम्स हो जाएगा। क्यों ओहम्स होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या ऑपोजिशन है, हर अपोजिशन को हम लोग ओहम्स में ही शो करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने जी और किसको, वी को, जी और वी को हम लोगों ने फॉर्मूला पुट करना है, आई इज इक्वल टू वी बाई जी में। वी कितना है, 220 है, और जी हमारे पास कितना आया, 65.14 आए। 220 को अब डिवाइड करेंगे 65.14 से, कितना आएगा ये आ रहा है 3.37 या फिर 3.3 कह सकते हैं। कितना करंट हमारे पास जनरेट हो रहा है, इसका मतलब है सर्किट में 3.3 एम्पियर्स। ये करंट किस में शो होगा, एम्पियर्स में शो होगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो हमने बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। और अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 15.5 का सोल्यूशन, जो सेम टू सेम हमारे पास सेम ही मेथड, यानी इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल आपके पास बुक में सॉल्व हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर इजी वे में कराऊंगी आप लोगों को और समझाऊंगी भी। क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिर्फ सॉल्व होना ज़रूरी नहीं होता, और कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी होना ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें, और बुक आप लोग अपने साथ ओपन करके रखें और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर को देखते जाएं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस 7 ओम्स है और उसकी इंडक्टेंस कितनी है, 31.8 मिली हेनरीज है। सो हम लोग साथ साथ लिखते जाते हैं डाटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें कहा हुआ है एक रेजिस्टेंस है जिसके ओम्स कितना है, 7 ओम्स है, और ओपोजिशन कितनी, 7 ओम्स है। अब ये बात याद रखनी है कि ये भी हमारे पास सीरीज़ उसमें बात हो रही है, कि मतलब ये कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों के इसमें लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए, कहाँ पे, सर्किट में। ठीक है, ये हमारे पास करंट, एसी करंट फ्लो हो रहा है। और हमें इंडक्टेंस कितनी दी गई है, 31.8 10⁻³ मिली को क्या बोलते हैं, 10⁻³ हेनरीज। और उन दोनों को कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट्स के साथ, मतलब वोल्टेज कितना लगाया गया है, 220 वोल्ट्स है, और साथ ही साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स है। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है सर्किट करंट, मतलब ये कि आई, हम लोगों ने कैलकुलेट करेंगे कि सर्किट में से कितना आई फ्लो हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने फेस एंगल निकालना है। फेस एंगल को हम लोग इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, फाई से हम लोग क्या शो करते हैं, फेस एंगल को शो करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने सी पार्ट में क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर हमारे पास क्या आता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, पावर फैक्टर कॉस फाई के बराबर थे, फिर फाई क्या होता है, फेज एंगल, जो कि हमें अननोन है पार्ट बी में। उसके बाद पार्ट डी में हमारे पास आता है पावर कंज्यूम, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, पावर कंज्यूम भी हमें अननोन है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारे पास करंट निकालने का। करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगेन वही चीज़ है, V बाय जेड होती है। तो हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, V गिवन है, ठीक है, जेड नहीं गिवन। जेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स
एल का स्केयर। एक्स एल क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास इंडक्टेंस गिवन है, इंडक्टेंस के लिए मैं एक्स एल लिखूंगी। अगर हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन होती तो मैं एक्स सी लिखती, प्लस और साथ ही क्या है, आर का स्केयर। क्लियर हो गया? आर हमें गिवन है, ठीक है। एक्सएल नहीं पता तो एक्सएल के लिए क्या कर दूंगी, फॉर्मूला अगेन वही ट्राई करूंगी, 2πfl। 2π लिख दिया। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स है, और एल कितना है, 31.8 इंटू 10⁻⁻3। अगेन इसको कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे, 2π मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 31.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, और ये कितना आ रहा है, 9.9। अब ये हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, सो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ओहम्स में लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूँगी, अब इसको मैं फॉर्मूला पुट करूँगी, जी वाले फॉर्मूला में। जी इज इक्वल टू आर का स्केयर, आर कितना था, 7 का स्केयर 49 होता है, और 9 का स्केयर 81 होता है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, अंडर रूट के अंदर 49 में ऐड कर देना है 81 को, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, विच इज़ 88। क्लियर हो गया? नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, तो उसकी वजह से आपके आंसर में बहुत बड़ा जो है आंसर आपका गलत हो सकता है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि 49 और 81 के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और फिर अंडर रूट। पहले अंडर रूट लिखेंगे, देन आप लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, देन आप लोग 49 प्लस 81 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, और फिर आपके पास आंसर कितना आएगा, 11.4 आएगा। ठीक है? तो आप लोग अगर कैलकुलेटर के बगैर करेंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है, और वो आपके पास आएगा 88, तो वो आंसर गलत होगा। अब इसके बाद हम लोग करंट निकालना चाह रहे हैं, तो वी हमारे पास कितना आया है, 220 हमें क्वेश्चन में गिवन है, और जी हमारे पास कितना आया है, 11.4 आया है। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, 220 को डिवाइड कर दूंगी 11.4 से, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करंट हमारे पास कितना आ रहा है, 19.29 एम्पियर्स आ रहा है। क्लियर हो गया? तो करंट का फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया, करंट हम लोग निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या चीज़ निकालनी है, पार्ट बी में। पार्ट बी में हम लोगों को निकालना है फेज़ एंगल निकालना है, ठीक है। पार्ट बी में हम लोगों ने फेज़ एंगल निकालना है। फेज़ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फेज़ एंगल की फॉर्मूला के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू XL/R। हमेशा बात याद रखनी है, जब हमारे पास सीरीज सर्किट में इंडक्टर लगा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, XL/R करेंगे। इसी तरह हमारे पास कैपेसिटर लगा होगा तो हम लोग XC/R करेंगे, ठीक है। सिर्फ फैक्टर यहाँ पे चेंज होगा। तो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हम लोग फाई को एक तरफ कर लेंगे और tan हमारे पास दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, tan का रिवर्स, और साथ ही साथ XL/R हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि XL हमारे पास कितना आया है स्टूडेंट्स, 9.9 आया। tan रिवर्स 9.9, और R हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, 7 गिवन है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे। तो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले tan का रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो tan का रिवर्स हो गया, एंड देन इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10 को डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, ये एंगल आ रहा है 55 डिग्रीज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं एंगल कितना आ रहा है, 55 डिग्रीज, एंगल आ रहा है 55 डिग्रीज। अब हम लोगों ने इसको क्या कह दिया, फेज एंगल कह दिया। अब आपको पता है कि जो हमारे पास इंडक्टर और रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगा होता है तो करंट लैग करता है और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। ICV होता है, ठीक है। मतलब ये कि मैंने आप लोगों को अपने इंडक्टर वाले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास इंडक्टर में होता क्या, VLI होता है, जिसमें हमारे पास करंट क्या करता है, लैग करता है, और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है।
तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास रजिस्टर और इंडक्टर दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। इसमें क्या चीज़ लीड और लैग करी होगी, सेम जो हमारे पास इंडक्टर में करती थी। इसमें हमारे पास वोल्टेज लीड करेगी और करंट लैग करेगा। करंट कितने एंगल के साथ लैग करेगा, 5 एंगल के साथ लैग करेगा। सो हम लोग इस 5 एंगल को करंट के लिए सोचेंगे और हम लोग कहेंगे कि ना 55 डिग्रीज़ के साथ वो लैग कर रहा है। क्लियर हो गया। अब हम लोग सी पार्ट में क्या करने लगे, पावर फैक्टर निकालने लगे। पावर फैक्टर के लिए आप लोग क्या करते हैं, सिंपली आप लोगों ने इस 5 को कॉस से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉस 55 डिग्रीज निकालते हैं, कॉस 55 डिग्रीज और ये कितना आ रहा है 0.57। 0.57। अब ये 0.57 के साथ आप लोग क्या लिखेंगे, लैग लिखेंगे, क्योंकि ये आप किसके लिए सोच रहे हैं, ये आप लोग सोच रहे हैं किस चीज़ के लिए, ये आप लोग सोच रहे हैं करंट के लिए। और करंट के लिए पावर फैक्टर में भी लैग आएगा क्योंकि इसमें वोल्टेज लीड कर रहा होता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अपना लास्ट पार्ट देखेंगे जो कि हमारे पास है पावर कंज्यूम। होप्स हो कि आपको ये सारा क्लियर हो रहा हो कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे ख़त्म किया। ठीक है, तो इसको मैं आप लोग को दोबारा दिखा दूँ। ठीक है, पार्ट हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया और हम लोग एंड करते करते यहाँ पहुँचे हैं। अब हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं पावर कंज्यूम। कंज्यूम पावर के लिए आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना है P = VI cos phi। अब ये फाई कौन सा, cos phi पूरा का पूरा पावर फैक्टर वाला है। हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। वोल्टेज कितना है क्वेश्चन में गिवन 220 वोल्ट्स, और करंट कितना निकाला था हम लोगों ने 19 लिखते थे डायरेक्ट। और पावर फैक्टर कितना आया था, cos phi कितना आया था 0.57। अब इसको कैलकुलेटर पे आप लोग लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 220। और ये हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 2397.5। 2397.5 और ये पावर है तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे, वॉट्स में लिखेंगे। तो पावर हम लोगों ने निकाल ली है, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है पूरे के पूरे सर्किट में। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को इजी वे में क्लियर हो चुका होगा। बेशक एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में सॉल्व करके दिया गया हो, लेकिन इसको समझना भी बेहद ज़रूरी है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और नेक्स्ट असाइनमेंट्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।